ये वीडियो है हमारे घरेलू इस्तेमाल में होने वाली चीज़ें लाइक कपड़े, गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, बल्ब वगैरह के बारे में, और इस अफवाह के बारे में कि कंपनियां इन्हें ख़राब बनाती हैं ताकि हमें दोबारा इनको ख़रीदना पड़े। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ये है अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में मौजूद लिवरमोर फायर स्टेशन नंबर 6। यहाँ पर है दुनिया का सबसे ज़्यादा देर से जलने वाला लाइट बल्ब, जो कि 124 सालों से जल रहा है। ये है कार्बन फिलामेंट का हाथ से बना एयर टाइट बल्ब, जो कि 1901 से जलाया गया था। इसका कोई बटन तो है नहीं, ये बैकअप बैटरी और जनरेटर से जुड़ा हुआ है, और इस फायर स्टेशन में ये नाइट लाइट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ऐसा कहा जाता है कि सालों पहले ऐसा बल्ब बना लिया गया था जो कि हमेशा के लिए जलता रहे, लेकिन इसे बेचा नहीं गया। बेचा इसलिए नहीं गया क्योंकि एक एवरलास्टिंग लाइट बल्ब का मतलब है कि आपके पास दोबारा कस्टमर नहीं आएगा, जिससे आखिरकार आपकी सेल्स ठप हो जाएंगी। ऐसा सोचना भी कितना अजीब है, क्योंकि अगर आपके पास एक एवरलास्टिंग लाइट बल्ब हो तो कस्टमर्स दूसरों की निस्बत आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो आप भी कीमत बढ़ा लें, और जब तक सेल्स कम होंगी तो आप दसियों गुना प्रॉफिट बना चुके होंगे। फायर स्टेशन के इस बल्ब को देखें तो ऐसा लगता है कि शायद हमारे पास माजी में ज़्यादा बेहतर लाइट बल्ब थे। यह है एक टिपिकल लाइट बल्ब। जब इसकी पतली सी वायर से तेज़ करंट गुजरती है तो वो हीट पैदा करती है, और इतनी ज़्यादा हीट पैदा करती है कि ये ग्लो करने लगता है। बल्ब की एनर्जी का सिर्फ 5% लाइट पैदा करता है, बाकी 95% सिर्फ हीट बनाता है, और यह हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वायर का टेम्परेचर 250 केल्विन तक चला जाता है। अक्सर धातें इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघल जाती हैं और कुछ तो जल भी जाती हैं। इसीलिए वारेन डेलरों ने सजेस्ट किया क्यों ना हम फिलामेंट को वैक्यूम में रखें, जिससे उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर वो जलेगा कैसे। 1889 में थॉमस एडिसन ने पहला लाइट बल्ब बनाया, जिसका लाइफ स्पेन था 14 घंटे। दूसरे इन्वेंटर्स ने बल्ब का लाइफ स्पेन बढ़ाने के लिए कार्बनाइज्ड मटेरियल से बने फिलामेंट और प्लेटिनम फिलामेंट वगैरह का इस्तेमाल शुरू कर दिया। यहाँ से फिर बल्ब का लाइफ स्पेन आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ। कार्बन की जगह हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला टंगस्टन फिलामेंट यूज़ होने लगा, और 1920 की दिहाई में बल्ब का लाइफ स्पेन 2500 घंटे तक चला गया। ये इतना ज़्यादा लाइफ स्पेन है कि अगर एक बल्ब को रोज़ाना 10 घंटे चलाया जाए तो भी बल्ब 7 साल निकाल सकता है। यहाँ से फिर बल्ब का लाइफ स्पेन बजाय बढ़ने के कम होना शुरू हो गया। 1924 में क्रिसमस से जस्ट पहले स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में दुनिया के टॉप बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में थी फिलिप्स, इंटरनेशनल, जनरल इलेक्ट्रिक, टोक्यो इलेक्ट्रिक, ओसरम फ्रॉम जर्मनी और बरतानिया की एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई फेबस कार्टेल, जो कि यूनानी रोशनी के देवता फेबस के नाम पर रखी गई थी। यहाँ पर इन कंपनियों के दरमियान ये मुआहदा हुआ कि दुनिया की बल्ब सप्लाई को अपने कंट्रोल में लेने में ये एक दूसरे की मदद करेंगे। शुरुआत में बल्ब सप्लाई करने वाली छोटी इंडस्ट्रियाँ मौजूद तो थीं, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद इन बड़ी कंपनियों ने छोटी इंडस्ट्रियों को अपने अंदर जम करना शुरू कर दिया। इन कंपनियों को सबसे बड़ा मसला ज़्यादा देर तक चलने वाले बल्बों से था। मिसाल के तौर पर 1923 में ओसरम ने 60 मिलियन बल्ब बेचे, और उसके अगले ही साल सिर्फ 28 मिलियन ही बेच पाई। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट बल्ब ज़्यादा देर तक जल रहे थे। इस कार्टेल में मौजूद तमाम कंपनियां इस बात पर मुत्तफिक हुईं कि वो अपने बल्ब का लाइफ स्पेन कम करेंगे और 1000 घंटे तक लाएंगे। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हर कंपनी रूल्स फॉलो कर रही है और कम लाइफ स्पेन वाले बल्ब ही बना रही है। 1000 आवर लिमिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर कंपनी से सैंपल बल्ब मंगवाए जाते, और इन बल्बों को फिर बड़े स्टैंड्स पर टेस्ट किया जाता, और अगर कोई बल्ब 1000 घंटे के आसपास से भी कहीं ज़्यादा देर तक जलता रहता तो फिर उस कंपनी को जुर्माना किया जाता, और अगर कोई बल्ब 3000 घंटे तक चलता रहता तो उसका जुर्माना था हर 1000 बल्ब की फ़रोख्त पर 200 स्विस फ्रैंक्स। और इन जुर्मानों के रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। वही इंजीनियर्स जो पहले बल्ब का लाइफ स्पेन बढ़ाने पर काम कर रहे थे, अब वो खुद ही लाइफ स्पेन कम करने लगे। इस कार्टेल के बनने के बाद बल्ब का लाइफ स्पेन आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा,
और 1934 में 10 साल बाद सिर्फ 1205 घंटे रह गया। और उनके प्लान के मुताबिक अगले 4 सालों में उनकी सेल्स 25% से बढ़ गई। अब उनको बल्ब को एफिशिएंट बनाने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी और प्राइसेस भी सेम थी, तो कंपनियों के तो वारे न्यारे हो गए थे। पब्लिकली कंपनियों ने कहा था कि फेबस कार्टेल सिर्फ बल्ब से रिलेटेड स्टैंडर्ड सेट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन असल में ये महज सेल्स जनरेट करने और प्रॉफिट हासिल करने का एक ज़रिया था। तो फिर ये बल्ब इतनी देर से क्यों जल रहा है? क्योंकि ये फेबस कार्टेल से पहले बनाया गया था, और तो और इसे हमेशा इसकी लिमिट से कम पावर पर चलाया जाता है, और ना तो इसे बंद किया जाता है, तो ठंडा गर्म होने के साइकिल्स यानी कि थर्मल एक्सपेंशन से फिलामेंट ख़राब होने से भी ये बच जाता है। पहले तो ये प्लान किया गया था कि फेबस कार्टेल की ये ऑर्गेनाइजेशन 1955 तक चलाई जाएगी, लेकिन आउटसाइड कंपटीशन की वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर होती गई, और जैसे ही वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई ये ऑर्गेनाइजेशन भी ख़त्म हो गई। ये ऑर्गेनाइजेशन तो ख़त्म हो गई, लेकिन इसका ये तरीका आज के दिन तक चल रहा है। दुनिया में आज भी बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं कि जो जानबूझकर अपने प्रोडक्ट की लाइफ स्पेन कम करती हैं ताकि उनकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हों। इस तरीके को कहते हैं प्लैंड ऑब्सोलेसेंस। 2003 में अमेरिकी यूट्यूबर केसी नाइस्टैट ने एक आईपॉड्स पर वीडियो बनाई कि जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एप्पल वाले हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आईपॉड्स की नॉन रिप्लेसेबल बैटरी की मुद्दत थी 18 माह, और जो कोई फिर बैटरी ठीक करवाने के लिए एप्पल वालों को भिजवाता उसका उतना ही खर्चा पड़ जाता कि जितने में एक नया आईपॉड आ सकता है। इस वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा, और ये बात है सोशल मीडिया और यूट्यूब से पहले की। इसके बाद लोगों ने आवाज़ भी उठाई और एप्पल वालों पर मुकदमे भी दायर हुए, जिन्हें फिर एप्पल ने अदालत से बाहर ही निपटा लिया, और ना ही वो प्लैंड ऑब्सोलेसेंस से बाज आए। 2017 में iOS अपडेट के बाद ओल्डर आईफोन वाले यूज़र्स ने ये पाया कि ऐप बहुत स्लो लोड हो रहे हैं, और तो और कई बार फ़ोन भी शट डाउन हो जाता है। एप्पल वालों ने यह कहा कि हमने पुराने आईफोन्स की बैटरीज़ को प्रोटेक्ट करने और उनकी मुद्दत को बढ़ाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन इससे थोड़ा परफॉर्मेंस में इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये मसला होता ही नहीं अगर बैटरीज रिप्लेसेबल होती। 2020 की एक स्टडी में पाया गया कि एप्पल वालों ने अपने ख़िलाफ़ मुकदमात को निपटाने के लिए सैकड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन देखा जाए तो ये उस रेवेन्यू के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो वो इस तरीके से कमा रहे हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि प्लैंड ऑब्सोलेसेंस सिर्फ लालच को परवान देने से मुतल्लक नहीं है, बल्कि ये हर एक के लिए बहुत अच्छा है। 1929 के अजीम मुआशी बहरान के वक्त जब अमेरिका का हर चौथा शख्स बेरोज़गार था, तब एक रियल इस्टेट ब्रोकर बर्नार्ड लंडन ने लाजमी प्लैंड ऑब्सोलेसेंस का आइडिया पेश किया ताकि अमेरिका को गुर्बत से निकाला जा सके। वो लिखते हैं कि अगर मुआशरा गुर्बत में है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि घरेलू इस्तेमाल में होने वाली हर चीज़, मशीन्स, शूज़, टेबल, हर चीज़ पर एक मुद्दत मुकर्रर कर दें, लाइक एक्सपायरी डेट, कि इस मुकर्ररा मुद्दत के बाद कंज्यूमर इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट एक ऐसी एजेंसी बनाए कि जिसके सार ये काम हो कि इन एक्सपायरी डेट वाली चीज़ों को ख़त्म करना है माशरे से। इससे ये होगा कि लोगों को चीज़ें चाहिए होंगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी वर्कर हायर करेगी, और वर्कर हायर करेगी तो लोगों में बेरोज़गारी कम होगी और लोगों को सैलरीज़ मिलेंगी, फिर जिससे पैसे की रवानगी होगी। मतलब कि लोगों के अंदर ये ज़रूरत उभारना कि वो बार बार चीज़ें ख़रीदें। यही ऑब्सोलेसेंस है, और यही हमारे माशरे को रवां दवां भी रखती है। यहाँ एक और फैक्ट ये है कि लोग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से थोड़ा डरते भी हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर चीज़ें ज़्यादा ड्यूरेबल, ज़्यादा देर तक चलने वाली बन गई तो लोगों में उन चीज़ों की डिमांड नहीं होगी इतनी, और अगर डिमांड नहीं होगी तो कंपनीज़ और वर्कर के पास काम नहीं होगा। इसके बारे में तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली 1951 में एक मूवी भी बन चुकी है, द मैन इन द वाइट सूट। इसमें एक साइंटिस्ट ऐसी फाइबर बना लेता है जो कि टूटती भी नहीं, उसको दाग भी नहीं लगता और उसको आग भी नहीं लगती। पहले तो उसके काम को बहुत सराहा जाता है। वो उस फाइबर से एक सूट बनाता है
जो कि वाइट कलर का होता है क्योंकि उसको डाई नहीं किया जा सकता, स्टेनलेस होता है। लेकिन जल्द ही फैक्ट्री का ओनर इस बात को रियलाइज़ करता है कि वो इस चीज़ को ज़्यादा बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि एक दफ़ा कोई चीज़ ख़रीदेगा तो दूसरी दफ़ा हमारे पास आएगा भी नहीं। इससे फैक्ट्री के वर्कर्स को भी ये खदशा होता है कि हमें तो काम भी नहीं मिलेगा। Why can't you scientists leave things alone? What about my bit of washing when there's no washing to do? क्लाइमैक्स में सारे फैक्ट्री वर्कर्स और फैक्ट्री ओनर्स इस साइंटिस्ट और इसकी इन्वेंशन को ख़त्म करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। 1940 की दिहाई में जब सिंथेटिक फाइबर नायलॉन ने सिल्क की जगह ली तो ये इतना ड्यूरेबल था कि ये दिनों में बहुत मशहूर हो गया और हाथों हाथ बिकने लगा। जब मैन्युफैक्चरर्स ने ये रियलाइज़ किया कि उन्होंने प्रोडक्ट को कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना दिया है, तो उन्होंने बजाय इसे ख़त्म करने के फेबस कार्टिल की एग्जाम्पल को फॉलो किया। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को इस काम में लगाया कि इसे कमज़ोर करने के तरीके ढूंढो अब, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो और लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें। मैन्युफैक्चरर्स की इस ऑब्सोलेसेंस से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ लॉज बनाए हैं। उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि प्रोडक्ट की रिपेयर को ईजी बनाया जाए और प्रोडक्ट की रिपेयर के लिए पार्ट्स और इंफॉर्मेशन मुहैया की जाए, ताकि कंज्यूमर किसी भी थर्ड पार्टी शॉप से जाके इजीली अपनी प्रोडक्ट रिपेयर करवा सके, क्योंकि अब हम चीज़ों को रिपेयर करवा सकते हैं बगैर वारंटी के रूल्स को तोड़े। मतलब हमें नई चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या इस आर्टिफिशियल ऑब्सोलेसेंस से छुटकारा मिल सकता है? शायद नहीं, क्योंकि कंपनियों ने अब हमारी ज़रूरत की बजाय हमारी पसंद से खेलना शुरू कर दिया। 1908 में हेनरी फोर्ड ने कमर्शियली अफोर्डेबल प्राइसेस पर कारों को बेचने के लिए मॉडल टी की एक पूरी फ़ौज तैयार करवाई। ये मॉडल का जिक्र हम अपनी इस वाली वीडियो में कर चुके हैं। ये मॉडल बहुत ज़्यादा मजबूत और ड्यूरेबल था, जैसे कि एक एवरलास्टिंग बल्ब की तरह। वो कहते थे कि हम चाहते हैं कि अगर इंसान एक दफ़ा इस कार को ख़रीदे तो उसे इसको दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। वो कहते थे कि इस मॉडल में कोई चेंजेस भी नहीं करेंगे कि जिससे ये प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो। 1920 तक आते आते 55% अमेरिकन फैमिलीज़ के पास ये कार मौजूद थी। हर कोई जो इस कार को अफोर्ड कर सकता था उसके पास मौजूद थी। इसी साल इन कारों की ख़रीदो फरोख्त भी बहुत कम हुई, जिसे हेनरी फोर्ड और जनरल मोटर्स दोनों बहुत मुतासिर हुए। 1921 में एक केमिकल और पेंट कंपनी डू पॉन्ट ने जनरल मोटर के बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए। अब उन्होंने कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। हेनरी फोर्ड कहने लगे, अब हमेशा काला ही क्यों, जिस कलर की आप कार चाहते हैं उस कलर की लें। अब वो हर नए साल गाड़ियों को मुख्तलिफ कलर्स में इंट्रोड्यूस करवाते। अब लोगों को हर नए साल के साथ अपनी ही गाड़ियां पुरानी लगने लगती और वो उन्हें बेचकर नई से नई गाड़ियां खरीदने लगे। वो कहते थे कि हमारा काम सिर्फ लोगों के अंदर ऑब्सोलेसेंस को बढ़ाना है। 1934 में एवरेज कार ओनरशिप की मुद्दत थी 5 साल और 1955 में अब सिर्फ 2 साल रह गई है, और जब ये 1 साल रह जाएगी ना तब ये हमारा परफेक्ट स्कोर होगा। और जिस वक्त उन्होंने ये कहा था ना, तब जनरल मोटर्स ही दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी थी, और आज की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एप्पल भी उन्हीं के कदमों पर कदम रख रही है। हर नए मॉडल के साथ कलर वेरिएशंस और स्टाइल में थोड़ी बहुत चेंजेस आना, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स, ये तो कोई इनोवेशन ना हुई, ये तो फिर फैशन से इंस्पायर्ड हुए, जहाँ इनोवेशन तो होता नहीं। लोगों को सिर्फ स्टाइल से मोटिवेट किया जाता है कि वो चीज़ें ख़रीदें, और वो स्टाइल भी एक सीज़न तक रहता है, और जब आप सारे स्टाइल से गुज़र चुके होते हो तब क्या, तब दोबारा वही स्टाइल। आईफोन भी तो यही कर रहा है, पहले उनके एजेस राउंड थे, फिर स्क्वायर हुए, फिर राउंड हो गए, फिर स्क्वायर हो गए। मतलब कि डिज़ाइन और स्टाइलिंग में कोई चीज़ बेस्ट नहीं होती है, बस डिफरेंट होती है, हमें ये बताने के लिए कि हमारे पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है और हम ख़रीदते रहें। ऑब्सोलेसेंस की वाहिद किस्म जिसे हमें सपोर्ट करना चाहिए वो है टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, और ये दोबारा हमें लाइट बल्ब की तरफ ही ले आती है। पिछले 22 सालों में लाइट बल्ब इनकंडेसेंट से कॉम्बैट फ्लोरेसेंट और फिर एलईडी की तरफ आए हैं, जो कि सिर्फ 10वां हिस्सा एनर्जी यूज़ करते हैं और उससे कई गुना ज़्यादा रोशनी देते हैं, और शायद यही एक एवरलास्टिंग लाइट बल्ब भी हो सकता है। मेरी कोशिश थी कि आपको कुछ नया बताया जाए। बाय द वे मैं एक मैजिशियन भी हूँ,
और अगर आप मैजिक देखना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करें, देखना इसका कलर चेंज हो जाएगा। और अगर आप मॉडल टी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर प्रेस करें।